नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सारा सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने पहले के हिंदी के वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल है, ख्याल कौन सा शब्द है। यहाँ पर आप जो ये शब्द देख रहे हैं ख्याल, ये किस प्रकार का शब्द है। देशज है, विदेशज है या फिर तद्भव है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शब्द है ख्याल, ये आपको विदेशज शब्द है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना कौन सा संज्ञा है। सोना कौन सा संज्ञा है, आपको बताना है कि ये जो शब्द है सोना, ये किस प्रकार का संज्ञा है। तो ये है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि। तो आप समझ गए होंगे कि सोना ये जो शब्द है ये आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे मापने या फिर तौलने वाली वस्तु का बोध हो रहा है। तो इसलिए ये कौन सा संज्ञा है, तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर, तो इसका अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेमेल तथा बेढंगा होना, यानी कि आधा तीतर और आधा बटेर, तो इसका अर्थ हो गया बेमेल तथा बेढंगा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वो शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है। तो ये है आपको ऑप्शन बी लाल फूल। लाल फूल ये जो शब्द है ये है आपको गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो समझ लीजिए कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था इत्यादि चीज़ों का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छा, बुरा, सीधा, गोल, लाल, काला। तो इससे किस चीज़ का पता चल रहा है, तो वस्तु के गुण का या भाव का पता चल रहा है। तो इसलिए ये जो शब्द है ये आपको लाल फूल, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ट वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। आपको बताना है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो ये है आपको मूर्धा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। समझ लीजिए कि मूर्धा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से हो उससे हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि ट वर्ग के जितने भी आते हैं सारे आपको मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा र, री तथा मूर्धन्य स। हम मूर्धन्य स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है। इसलिए याद रखिएगा कि ट वर्ग के सारे वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, तुम अपने काम में सफल रहो, ये कौन सा वाक्य है। तुम अपने काम में सफल रहो, ये जो वाक्य है ये आपको इच्छावाचक वाक्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य। आंसर हो गया ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य। तुम अपने काम में सफल रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। आपको बताना है ये जो शब्द है मारुत, इसका पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा है। तो इसका पर्यायवाची है आपको वायु। आंसर हो गया ऑप्शन बी वायु। मारुत का पर्यायवाची शब्द है वायु। देखिए दोस्तों, हम मारुत के कुछ और भी पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। तो मारुत के और अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें है हवा, अनिल, पवन, वात, समीर इत्यादि, और वायु भी है। तो याद रखिएगा कि मारुत यानी कि हवा, अनिल, पवन, वात और समीर, इसके अलावा इत्यादि। ठीक है, इत्यादि और भी सारे इसमें आते हैं।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है मैं भी यह जानता हूँ, यहाँ पर ये जो भी लगा हुआ है इसके बारे में आपको बताना है कि यह किस प्रकार का निपात है। बलदायक निपात, समझ गए, ये है बलदायक निपात। अब निपात क्या होता है तो ये जान लीजिए। किसी भी वाक्य में अधिक जोर देने के लिए हम जिस शब्द का यूज़ करते हैं उसे हम निपात कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है मैं भी यह जानता हूँ, तो यहाँ पर ये जो भी का यूज़ हुआ है ये सेंटेंस में अतिरिक्त भार देने के लिए यूज किया गया है, और तो इसलिए ये बलदायक निपात हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। 10वां सवाल, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी इन चारों में से कौन सा ये जो साइन है, कौन सा जो चिन्ह है जो कि इंग्लिश में यूज़ नहीं किया जाता है, केवल हिंदी में यूज़ किया जाता है। तो ये है आपको आपका खड़ी पाई, यानी कि आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी पाई। ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलम, इन सब का यूज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, लेकिन ये जो खड़ी पाई है इसका यूज़ केवल हिंदी में किया जाता है, इंग्लिश में कहीं नहीं यूज़ होता है। तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? आपको बताना है कि लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ इन चारों में से किस में है? तो ये है आपको ऑप्शन बी में, नारी। नारी ये जो शब्द है ये गलत है, क्योंकि नारी में यहाँ पर आपको बड़ी ई होगा। ठीक है, तो ये अशुद्ध शब्द है। बाकी तीनों आपका गायिका, अनाथा, गोपी, ये सारे सही हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है आपको भारोपीय परिवार की भाषा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य ये किस प्रकार का समास है? तो ये है आपको द्वंद्व समास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। देखिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दो शब्दों के बीच और, अथवा, तथा, एवं, या जैसे योजक शब्दों का लोप होता है। समझे योजक शब्द? देखिए यहाँ पर ये जो साइन देख रहे हैं आप, ये योजक शब्द है एक प्रकार से। और इन दोनों ये दो शब्द हैं पाप और पुण्य, इनके बीच में योजक चिन्ह का यूज़ किया गया है, और ये अगर इन्हें हम तोड़ें तो ये क्या बन जाएगा? पाप और पुण्य। तो यहाँ इससे क्या निकल के आपको आगे आएगा? और। तो समझ लीजिए कि जब योजक शब्दों का लोप हो, यानी कि कैसे योजक शब्द? तो अथवा, और, तथा, एवं, या, ऐसे जब भी योजक शब्द का लोप हो तो वो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो पाप और पुण्य, यहाँ पे आप उसको तोड़ेंगे पाप पुण्य को, तो ये क्या बन जाएगा? पाप और पुण्य। तो ऐसा जब भी कोई समास है तो याद रखिएगा ये सारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी कौन सा शब्द है? आपको बताना है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो ये जो शब्द है पृथ्वी, ये तत्सम शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम शब्द। अब समझ लीजिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों, यानी कि डायरेक्ट कर लेते हैं बिना कोई परिवर्तन किए, तो वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये जो शब्द है पृथ्वी, इस संस्कृत का शब्द है जिसे हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये कौन सा शब्द हो जाएगा? ये तत्सम शब्द हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुआ कौन सा शब्द है? आपको बताना है कि तेंदुआ ये जो शब्द है ये कौन सा शब्द है। तो तेंदुआ जो है ये आपको देशज शब्द है। तेंदुआ देशज शब्द है। तो देखिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि देशज शब्द क्या होता है। अभी मैंने आपको तत्सम शब्द के बारे में समझाया था, अब देशज शब्द के बारे में समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपने ही देश की बोलचाल से उत्पन्न हुए शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अपने ही देश की बोलचाल से उत्पन्न हुए शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। तो ये जो तेंदुआ शब्द है ये देशज शब्द है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से प्रत्यय का यूज़ किस में किया गया है। तो ये है आपको धनिक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, धन में इक प्रत्यय जोड़ करके धनिक बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो धनिक ये जो शब्द है इसमें धन के साथ इक को जोड़ा गया है। ठीक है, इक को जोड़ा गया है।
तो इसलिए ये आपका प्रत्यय है इक, और धन में इक जुट गया है तो ये इक जो है ये प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। आपको बताना है कि ये जो चार देख रहे हैं ऑप्शन, लंबाई, सभा, घर, श्याम, इन चारों में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो ये है आपको ऑप्शन ए लंबाई। लंबाई ये जो शब्द है ये आपको भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों अब समझ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिससे किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के गुण या फिर धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो लंबाई ये जो शब्द है इससे क्या पता चल रहा है, लंबाई यानी कि गुण का, तो ये इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, गुण या धर्म का पता चल रहा है तो इसलिए ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम से हिंदी में बदला गया है। तो ये है आपको आम, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम। आम का तत्सम रूप हो जाएगा आम्र, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आम, तो ये हिंदी बनाया गया है। ठीक है, तो तत्सम से कन्वर्ट करके इसको हिंदी में आम किया गया है, इसका तत्सम हो जाएगा आम्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा स्वर नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको इय, ये जो देख रहे हैं आप ऑप्शन बी, ये आपको स्वर नहीं है। ठीक है, ये आपको च छ ज ज इय, ये आपको व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। तो याद रखिएगा कि इय क्या है, व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। अ आ औ तक जो होता है वो आपको स्वर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ हुआ। आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। अंतर के पट खोलना, तो इसका मतलब होता है विवेक से काम लेना, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवेक से काम लेना, यानी कि सोच समझ के शुद्ध बुद्धि से काम लेना, इसको हम बोलते हैं अंतर के पट खोलना। ये एक मुहावरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झंकृत का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा। झंकृत का विलोम शब्द आपको बताना है। तो झंकृत का विलोम शब्द हो जाएगा निस्तब्ध। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी निस्तब्ध। झंकृत का विलोम हो गया निस्तब्ध। और ये जो आप देख रहे हैं अलग ऑप्शन जो बाकी सारे हैं, कंपन, हलचल, गूंज, ये सारे इसके लगभग पर्यायवाची हैं, इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, और ये जो शब्द है निस्तब्ध ये झंकृत का विलोम शब्द है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी निस्तब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। आपको बताना है वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। उस समास को हम क्या कहते हैं। तो वैसे समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जब किसी समास में दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद मिल करके एक नया अर्थ प्रकट करें तो हम वैसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल देखते हैं, रामायण का सही संधि रूप क्या होगा। आपको रामायण का सही संधि विच्छेद बताना है कि इन चारों में से रामायण का संधि विच्छेद कौन सा है। तो ये है आपको राम धन आयन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम धन आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तोता का पर्यायवाची बताना है कि तोता का पर्यायवाची सुआ, सुग्गा, सुक, इन तीनों में से कौन सा है या फिर तीनों है। तो देखिए दोस्तों, तोता का पर्यायवाची तीनों ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। तोता का पर्यायवाची में सुआ, सुग्गा और सुक ये तीनों आते हैं, तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, तो इसका अर्थ हुआ अनुभव होना, यानी कि एक्सपीरियंस होना। लोग बोलते हैं उड़ती चिड़ियों के पंख गिन लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति काफ़ी अनुभवी है, उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो याद रखिएगा ये एक मुहावरा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झीना का विलोम इनमें से कौन सा होगा। आपको बताना है कि झीना का विलोम कौन सा है। तो झीना का विलोम हो गया गाढ़ा, आंसर हो गया ऑप्शन बी गाढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूखा प्यासा में कौन सा समास है। भूखा प्यासा में आपको कौन सा समास है ये बताना है। तो ये है आपको द्वंद्व समास, आंसर हो गया ऑप्शन डी द्वंद्व समास। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि द्वंद्व समास क्या होता है, एक बार और से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए,
जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दो शब्दों के बीच में योजक शब्द का लोप होता है। कैसे कैसे कौन कौन से योजक शब्द? और, अथवा, तथा, एवं, या। ठीक है, ये सारे योजक शब्द का लोप हो तो वो समास हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे कि यहाँ पर ये जो योजक शब्द आप देख रहे हैं, योजक चिन्ह, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा भूखा और प्यासा। ठीक है, तो और यहाँ पे निकल रहा है तो इसलिए ये द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रक किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है कि ये जो शब्द है चित्रक, ये किसका पर्यायवाची है? तो चित्रक बाघ का पर्यायवाची है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। चित्रक बाघ का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो ये है आपको वर्तमान काल, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना, वही है ये। तुम जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हो का यूज़ हो रहा है तो इसलिए ये हो जाएगा वर्तमान काल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ ये कौन सा समास है? नीलकंठ ये कौन सा समास है? तो ये है आपको बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। दोस्तों अब समझ लेते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद गौण होते हैं और इसके समस्त पद से मिलकर के एक अन्य नए खास शब्द का निर्माण होता है, यानी कि बोध होता है। तो वैसे समास को हम क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि यहाँ दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद का संकेत दे रहे हैं। वो कौन सा है तीसरा पद? यानी कि शिव। इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, तो यहाँ पर एक तीसरे चीज का बोध हो रहा है, तीसरे खास शब्द का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है? आपको बताना है कि ये जो साइन है हलंत का, ये इसमें से चारों में से किस में गलती नहीं है, यानी कि सही यूज हुआ है। तो ये है आपका ऑप्शन डी में, आंसर ऑप्शन डी, बुद्धिमान। बुद्धिमान ये जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध है, जबकि भविष्य में यहाँ हलंत नहीं होगा। श्रीमान में यहाँ पे हलंत छूट गया है, उसके साथ ही साथ सचित में भी यहाँ पे हलंत छूट गया है। तो याद रखिएगा कि बुद्धिमान ये जो है ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इसी प्रकार बुद्धिमान लिखा जाता है, यहाँ न के साथ हलंत का यूज़ होता है। तो ये हो गया आपको आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इसमें तक का यूज़ हुआ है, तो ये कौन सा निपात है? तो ये है आपको बलदायक निपात। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, बलदायक निपात। ठीक है, अभी मैंने आपको निपात के बारे में बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। निपात वैसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शब्द को हम निपात कहते हैं। तो यहाँ पर आप जब सेंटेंस पढ़िएगा, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तो ये जो शब्द है इससे अतिरिक्त बल पड़ रहा है, तो इसलिए ये आपको हो जाएगा बलदायक निपात। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको बताना है। यहाँ पे देखिए था है, तो याद रखिएगा था यानी कि ये कौन सा हो गया? पास्ट हो गया। तो पास्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में हम इसे भूतकाल बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूतकाल। उसने पढ़ा था, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये भूतकाल में है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं? आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो समझ लेते हैं पहले संज्ञा क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है व्यक्तिवाचक, फिर है जातिवाचक, फिर है समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। 5 प्रकार का है। रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये हैं संज्ञा के 5 भेद। याद रखिएगा, इस चीज़ को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से समझाया भी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा इन 5 के बारे में मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा। फिलहाल आप याद रखिएगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं।
घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? ये जो वाक्य आप देख रहे हैं घर पर माँ है, यहाँ पर का यूज़ हुआ है, ये कारक की कौन सी विभक्ति है? तो ये है आपको अधिकरण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकरण। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार जब पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको अधिकरण के साथ पर का यूज़ होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो पर है ये आपको कारक की कौन सी विभक्ति है? अधिकरण। तो अधिकरण के साथ पर का यूज होता है, तो ये आपको इसलिए हो जाएगा कारक की विभक्ति अधिकरण। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का जब यदि हम बहुवचन करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन है बी। तो याद रखिएगा चिड़िया का अगर बहुवचन करना हो तो चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह जो यूज़ हुआ है यह क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं वह, ये जो यूज किया गया, ये जो प्रयोग किया गया है ये क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या फिर अव्यय है? आपको बताना है कि वह यहाँ पे ये जो प्रयोग हुआ ये क्या है। तो देखिए दोस्तों ये एक सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो वह जो यहाँ पर यूज़ किया गया है ये एक प्रकार का सर्वनाम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आपको बताना है इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हुआ परिश्रम अधिक और फल कम। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए परिश्रम अधिक और फल कम। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि मेहनत तो बहुत किया परंतु जितना फल मिलना चाहिए था उससे कम मिला, तो हम बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होता है सुग्रीव। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम कहेंगे सुग्रीव। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है इन चारों में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो ये है आपको ऑप्शन डी ईय। ठीक है, आपने पढ़ा होगा च छ ज झ ईय, तो ये आप जब ईय बोलेंगे तो ये नाक से उच्चारित होता है। ठीक है, इसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा नासिक्य व्यंजन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? ठीक है, यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें जो से है ये किस प्रकार का कारक है आपको बताना है। तो ये है आपको अपादान कारक। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी अपादान कारक। दोस्तों से ये जो कारक है ये दो बार आता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, और एक बार आता है अपादान के साथ से। तो ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है आपको मैंने बताया भी था डिटेल में अभी परसों के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, और मैं रोज़ हिंदी के वीडियोस आपके लिए डालता हूँ। आप सारे वीडियोस को देखा करिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़रूर है कि इसमें आपका क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को सारे देखें और क्वेश्चन लगाया कीजिए। अब यहाँ समझ लेते हैं कि अपादान कारक में जो से का यूज़ होता है ये क्यों होता है। देखिए दोस्तों, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जब कोई वाक्य बोलते हैं और यहाँ पर देखिए आप अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है यानी कि पेड़ से ये जो पत्ता है ये अलग हो रहा है, तो अलगाव प्रदर्शित हो रहा है। तो जब भी अलगाव हो, अलग हो, तो उसके लिए हम अपादान कारक का यूज़ करेंगे। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है यानी कि पत्ता अलग हो रहा है, तो जब अलगाव हो तो वो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। क्लियर है? जैसे वह दिल्ली से पटना गया, तो दिल्ली से कहाँ जा रहा? पटना, तो ये जाए वहाँ पर जो से का यूज़ होगा वो भी अपादान कारक ही होगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। तो ये है आपको ऑप्शन सी कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आपको बताना है कि हिंदी की कौन सी लिपि को हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो है आपको ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दही ये जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों ये है आपको पुल्लिंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। ये आपको दही ये जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
3 प्रकार के। अब देखिए दोस्तों, हम पहले समझ लेते हैं कि संधि क्या होता है। देखिए दोस्तों, 2 अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, 2 अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, गण धन ईस, इससे क्या बन जाएगा, गणेश। ठीक है, तो 2 शब्दों के मिलने से उनके उच्चारण में भी परिवर्तन हो रहा है, उनके रूप में भी परिवर्तन हो गया, तो ये हो गया संधि। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये समझ लीजिए। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। कौन कौन से हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रखिएगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। झंझावत किसका पर्यायवाची है। झंझावत ये जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है, तो ये है आपको तूफान का। हम बोलते हैं ना, तड़ित, चालक, झंझावात, ये सारे क्या चीज़ हो गए, तूफान के पर्यायवाची। ठीक है, तो ये झंझावत तूफान का पर्यायवाची हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। आपको बताना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो ये है आपको ऑप्शन बी, अंगूर। अंगूर समूहवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि देखिए अंगूर अकेले नहीं होता है, ये गुच्छे में होता है, झुंड में, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अंगूर जब भी आप देखेंगे तो ये क्या चीज़ में होता है, एक झुंड मतलब गुच्छे में, बंच में होता है, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। नायक शब्द का आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नायिका। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नायिका किस प्रकार लिखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आप सबके सामने रखा है। ठीक है, तो नायिका ये जो सी में लिखा है ये आपका सही जवाब है। नायिका इस प्रकार लिखा जाता है, नायक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा नायिका। ठीक है, अगला सवाल हम देख लेते हैं, जंगम का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थावर। जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो ये आपको 14 सितंबर 1949 को, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949। देखिए दोस्तों, 14 सितंबर के दिन इसे स्वीकार किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, इस तारीख को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों ने आज के सेट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने मार्क्स को भी बताएं कि आपको इसमें से कितने सवाल आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।